नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के सांसद दर्शन सिंह चौधरी। दर्शन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवाल तो बहुत सारे करने हैं, लेकिन शुरुआत में इससे करूंगी कि आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के तौर पर इस बार बीजेपी ने मनाया। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर उन सब ने यही कहा कि इस तरह की हत्या कभी नहीं की गई और हमने उस तस्वीर को बदला है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जो काला इतिहास, काला सच आज जनता के बीच में लाने का काम किया ही है। हम वर्षों से इस बात को रखते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, मैंने देखा है कि किस प्रकार से संविधान को तार तार करने का काम उस समय किया था। और केवल संविधान को तार तार नहीं किया, उस समय जो हालत जिस प्रकार के, क्योंकि देश में कोई आपातकाल जैसी स्थिति थी नहीं। बांग्लादेश को अलग करके हम ताज़ा जो युद्ध थे वो जीते ही थे 1971 में, और न विद्रोह जैसी कोई स्थिति थी। लेकिन केवल एक घटना के कारण इंदिरा गांधी जी जो चुनाव उन्होंने अवैध तरीके से जीता था, हाईकोर्ट ने उस पर निर्णय दिया और वो निर्णय आया 12 जून को। और 12 जून के निर्णय के बाद तुरंत में उनको लगा कि मेरी गद्दी चली जाएगी, तो उन्होंने सारे मापदंडों को एक तरफ रख के, संविधान को एक तरफ रख के, और रातों रात वो मध्यरात्रि को उन्होंने ये आपातकाल घोषित करवाया। और न केवल आपातकाल घोषित करवाया, उस समय के तात्कालीन जितने भी सामाजिक संगठन के नेता हों, विरोधी संगठन के नेता हों, जनसंघ के नेता हों, जनता पार्टी के नेता हों, समाजवादी नेता हों, सबको 1,10,000 लोगों को जेल में। जहां तक हम बात करें, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, 7,000 पत्रकारों को एक साथ जेल में डालने का काम किया। और इस प्रकार का काला कृत्य यदि देश के सामने नहीं आया, क्योंकि मैं लोकसभा का पहली बार सदस्य बना और मैंने देखा कि राहुल गांधी और उनके तथाकथित सभी साथी संविधान हाथ में लेके जेब से संविधान निकालते हैं और शपथ लेने का काम करते हैं। इनकी मानसिकता वो ही है कि संविधान को इन्होंने हमेशा जेब में रखा है और आगे भी रखना चाह रहे हैं। उस बात को दोबारा, उस इतिहास को कोई दोहरा ना सके, इसलिए मोदी जी ने इस दिवस को संविधान हत्या दिवस भी घोषित किया। मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। और देश के सामने सच भी सामने किया है और पूरे देशवासियों को भी पता चला है। और उसमें कितनी घटनाएं हमने देख रहे हैं, 2-3 दिन में कितने सच सामने आ रहे हैं। हमने देश भर के ऐसे जो उस समय जिनको जेल में ठूसा गया था, उन लोगों को हमने सम्मानित करने का काम किया है। और मैं इसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आपातकाल से लेकर आज 2025 में मोदी सरकार के 14 के बाद से अब 11 साल जो पूरे हुए हैं, इसे लेकर कई तरह की जो पार्टी के भीतर प्लानिंग है वो चल रही है कि लोगों के बीच में कैसे जाना है। हर सांसद को भी जिम्मेदारी दी जा रही है, बूथ कार्यकर्ता को भी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो सबसे पहले आप मुझे इस पर बताइए कि इन 11 सालों का आकलन कैसे कर रहे हैं बतौर सांसद भी। एक निराशा के दौर का भारत 2013, उस समय के 2013 तक का जब हम भारत देखेंगे, तो मैं भी बेसिकली आंदोलनकारी रहा हूं। और मैंने देखे हैं, चाहे वो बाबा रामदेव का आंदोलन हो, चाहे अन्ना हजारे जी का आंदोलन हो, चाहे किसानों के आंदोलन हो। एक ऐसा वातावरण था पूरे देश में, कहीं भी बम फूट जाए। सिमी के मैं मध्य प्रदेश के शांति के टापू के इलाके से आता हूं, वहां तक सिमी के आतंकवादी भरा गए। यानी कोई कल्पना नहीं करता था सुबह का गया शाम को लौटेगा कि नहीं लौट। ऐसे निराशा के दौर से अब जो 2025 का भारत दिखाई दे रहा है, और जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, और वो युग हमको आज दिखाई दे रहा है, युग परिवर्तन का, कि एक निराशा को सबसे पहले आशा में बदला। छोटी छोटी चीज़ों को कैसे समाज के बीच में ले जाकर, या पहला लाल किले से भाषण हुआ और स्वच्छता की बात जब उन्होंने कही, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये स्वच्छता की बात, ये जब उन्होंने बात शौचालय बनाने की कही, तो कांग्रेसियों ने उपहास बढ़ाया कि खाने की बात नहीं कर रहे। तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन भी देने का काम कोरोना काल से लगातार चल रहा है और आगे भी चलेगा।
और शौचालय भी 12 करोड़ शौचालय बनाकर देश के अंदर उन माताओं बहनों को, जब वो लोटा लेके निकलती थी तो अकेली नहीं निकलती थी, उसके साथ उसके वो किसी की माँ होती थी, किसी की दादी, किसी की बहन, किसी की बिटिया, किसी की पत्नी, पूरे घर की इज्जत बाहर होती थी। उस इज्जत को बचाने का काम किया है। तो बात छोटी है, लेकिन शौचालय बनाकर देश के प्रधानमंत्री जी ने यह काम किया है। आज हम देख रहे हैं किसानों की माली हालत। एक समय किसान की जो पर कैपिटा या देश की पर कैपिटा इनकम केवल 11,000 सीमित थी, आज 1,52,000 तक पहुंचा दी गई है। आज हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के तौर पर तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। हमने 1.5 साल पहले ब्रिटेन, जिसने हम पे 200 साल राज किया, उसको पछाड़ा, हम 5वें नंबर पे आए। और अभी आगामी 3 सालों में जो विकसित भारत का संकल्प है, उसके माध्यम से मैं कह सकता हूं दावे के साथ, हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 में हम विश्व गुरु की ओर बढ़ गए हैं और बढ़ के रहेंगे और बन के रहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में चारों ओर अब आशा का वातावरण बन गया है। हर सेक्टर में, हम सैन्य सेक्टर में कभी हम सारे हथियार आयात किया करते थे, आज निर्यात में हम देखें तो 23,000 करोड़ रुपए के हथियार हम निर्यात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे हर प्रकार का बजट अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जो उपहास का बजट हुआ करता था, वो अब ऐतिहासिक बजट होने लगा है। ये काम मोदी जी ने किया। अच्छा, जब मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं आपसे, खासतौर पर होशंगाबाद पर भी मैं आऊंगी, लेकिन मध्य प्रदेश की भूमिका भी बड़ी अहम रही है। आपने कहा ना कि क्योंकि किसानी की जब हम बात करते हैं, हम धान के कटोरे की जब उपमा देते हैं उसे, और कई कृषि में तो कितने पुरस्कार हैं जो मध्य प्रदेश ने जीते हैं, और आप तो वहाँ के रूट से जुड़े हुए हैं, है ना। आप इस बार आप 24 में जब बतौर सांसद बनकर आए, आपने कितना बदलाव देखा? आपने उस मध्य प्रदेश को भी देखा है जिसने संघर्ष किया, आप आज के मध्य प्रदेश को भी देख रहे हैं, कैसे आपने कितना बदलाव देखा? मैं 2003 के पहले से संघर्ष के दौर में आ गया था। मैं शिक्षा के बाद मैंने सरकारी नौकरी भी करी, लेकिन उसी समय बिजली की बदतर हालत थी मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह के ज़माने में 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, और इतना बदतर हालत वहाँ की हुआ करती थी कि सारी फसलें चौपट, रहने का नाम नहीं, किसान के बच्चे खेत छोड़ के जा रहे हैं, और एक असंतोष का वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में था। लेकिन 2003 के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और भारतीय जनता पार्टी में भी जब माननीय उमा भारती, बाबूलाल गौर, जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने, उन्होंने उस बीमारू में, मैंने आपने भी पढ़ा, आपके माध्यम से भी पता है कि पूरे देश में 4 बीमारू राज्य आते थे, उसमें से मध्य प्रदेश का नंबर था। और उस बीमारू राज्य को यदि विकसित किसी ने बनाया है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, और इस विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम तक ले जाएंगे तो डॉक्टर मोहन यादव ले जाएंगे। तो जो बिगड़ा मध्य प्रदेश था, उसकी हालत का जब हम वर्णन करते हैं कि 7.5 लाख हेक्टेयर उस समय सिंचाई का रकबा हुआ करता था, जो बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर विगत कार्यकाल शिवराज सिंह जी के कार्यकाल तक आया, और अब वो 55 लाख हेक्टेयर तक हो गया है। और आगामी समय में हम 100 लाख हेक्टेयर तक इसको आगे ले जाने वाले हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। खेती किसानी की जीडीपी में हिस्सेदारी, ये तो शोध का विषय भी बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ पीएचडी इसमें करना चाहिए, कि लगातार जो हमने साथ कृषि करुणा अवार्ड एक दिन में नहीं पाए, लगातार और निरंतरता उसमें बनी हुई। 16% से ऊपर जीडीपी की वृद्धि दर, 21 से 23% तक की कुछ साल ऐसी रही। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश में पहला प्रयोग जो माननीय मोदी जी ने एनईपी लाए, नई शिक्षा नीति, उसमें हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा यदि हिंदी में पहली बार शुरू की गई है तो हमारे मध्य प्रदेश में की गई है। हमारे परिणाम मानिए बच्चों के स्तर में भी मेडिकल की संख्या 5 हुआ करती थी, कॉलेजों की संख्या आज देखें तो 30 पर पहुंच गई, आगामी समय में 50 तक पहुंचने वाली है। एक समय वहां की सीटें केवल 51,000 हुआ करती थी, आज 1,08,000 से ऊपर सीधे हो गए। कॉलेजों की संख्या 350 थी, आज 750 पर पहुंच गई। यानी धीरे धीरे मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश की ओर तो पहुंच गया है, स्वर्णिम की ओर पहुंच रहा है। और जहां तक मेरे नर्मदापुरम की बात है तो एक जमाना ऐसा था कि हम एक फसल पैदा नहीं कर पाते थे। नर्मदा मैया के शपथ के साथ, क्योंकि पूरा मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पूरा बेल्ट, मेरी 8 विधानसभाओं में नर्मदा मैया होकर निकलती हैं, और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ है। मैंने तो शपथ नहीं ली, उसके लोक की कल्पना करी, मैंने यहाँ भी मांग रखी, और मुझे प्रसन्नता है बताते हुए आपके माध्यम से कि नर्मदा लोक स्वीकृत हो गया है। करोड़ों रुपए की राशि अब नर्मदा खंड में न केवल पर्यटन बनेगा बल्कि और विकास की संभावना बढ़ गई। हमारे यहाँ पर्यटन में
पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, वो मेरे लोकसभा में आता है। और मैंने वहाँ भी कुछ चीज़ों की, चाहे वो अनहोनी को लेकर हो, मटकुली को लेकर हो, वहाँ पर एक एयरो पट्टी बनाने की बात मैंने वहाँ पर कही थी, और उन पर प्रारंभिक डीपीआर की काम शुरू हुए हैं। आगामी समय में वो भी रहेगा। लेकिन 400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोपवे के रूप में चौरागढ़ का आ गया है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और माननीय गडकरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जहां तक एक फसल हम जो पैदा करते थे, आज पूरे देश के अंदर सर्वाधिक मूंग कहीं पर हो रही, जो तीसरी फसल है ग्रीष्मकालीन की, वो हमारे नर्मदापुरम लोकसभा और हमारी नरसिंहपुर लोकसभा के अंदर हो रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब धीरे धीरे मेरे क्षेत्र में, हर चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे खेती किसानी के क्षेत्र हो, समिट मीट हमारे यहाँ भी नर्मदापुरम में भी समिट मीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है। 31,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट। मैं अकेला भाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि एक जिले में दो हमारे ऐसे हब, औद्योगिक हब, जिसमें एक कीरतपुर का, एक मोहासा का, वहाँ आ गया नरसिंहपुर में, अगर अलग आ गया है। ITI बनाने का काम हो, चाहे ये रोजगार मेले लगाने का काम हो, उद्यमी और कृषकों के साथ मिलकर मेले लगाने का काम भी हमारा, जो मध्य प्रदेश में 3 लगे उसमें से एक मेरी लोकसभा में लगकर, नरसिंहपुर में लगकर, उसका काम बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे रेलवे लाइन की नई मांग मैंने लोकसभा के माध्यम से उठाई है। मैं धन्यवाद देता हूं रेल मंत्री जी का कि वहां भी रेल का बुधनी तक काम हो गया। आगामी समय में बढ़ती हुई गाडर 12 और एक और हमारी सागर से लेकर तेंदुखेड़ा होती हुई और छिंदवाड़ा तक जाएगी। तो विकास के काम निरंतरता उसमें गति दे रहे हैं। और जहां जहां जैसी डिमांड, और मैं तो धन्यवाद देता हूं पार्टी का, पहली बार का सांसद होने के बाद भी मुझे कई बार, लगभग 21 बार रिकॉर्ड के अनुसार मुझे बोलने का मौका मिल चुका है। लगभग मेरे 75 प्रश्न पटल पर आ चुके हैं। 318 प्रश्न टोटल मैंने अभी तक करे हैं 2 सत्रों के अंदर। तो ये बात भी जब मैं कहता हूं पहली बार के सांसद के, जनता का आशीर्वाद है, जिसने भरपूर आशीर्वाद जनता ने दिया है, और हम भी जनता के लिए समर्पित हैं और क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। जी, पर्यटन पर मेरा सवाल था, लेकिन आपने बताया कि आपका विजन क्या है। लेकिन होशंगाबाद को कहते हैं कि नर्मदा की गोद में बसा हुआ है, घाटों का शहर है, इसलिए नर्मदापुरम भी लोग इसे बोलते हैं। लेकिन आपने कहा कि पचमढ़ी एक वो जगह है वहाँ की जो कहते हैं पूरे मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगह है वो। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ का जो पर्यटन है, उसका जो प्रचार प्रसार है वो उस तरह से नहीं हुआ? इसको लेकर आपका क्या विजन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ का? मैं आपके माध्यम से जनता को और सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि अभी उन्होंने एक विशेष कैबिनेट पचमढ़ी में आयोजित की। अभी हमारा 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग, अभी 7 दिन पहले वहाँ पचमढ़ी में 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग, जिसमें हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, सभी बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व भी वहाँ पर पहुँचा। और उससे बड़ा काम पचमढ़ी के विकास की दृष्टि से लगभग 350 हेक्टेयर की जो जमीन वो हमारी है, जिसको हमने राजस्व में लाने का, ये आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ था, जिससे विकास में एक अवरोध बना था। तो उसके विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जनता की मांग पर उठाया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसलिए हम वहाँ लगातार प्रयासरत हैं। चाहे वो अभी आम की, कल भी मैं एक बैठक में था, उसमें कहा आम और चीकू वहाँ विशेष होते हैं, उनके उसके हिसाब से और पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके, वहाँ रोजगार की संभावना और बढ़ सकें, इस दृष्टि से भी वहाँ उसके प्रयास वहाँ पर निरंतर जारी हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ पचमढ़ी न केवल सतपुड़ा की रानी है, पचमढ़ी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। पचमढ़ी के बारे में अनेकों किताबें लिखी गई हैं। पचमढ़ी महादेव की नगरी है, इसलिए अब मैंने उसकी भी मांग आगे रख दी है। बहुत मान्यता है वहाँ, कुछ ऐसे मंदिर हैं शिव के पचमढ़ी, भगवान शिव के, जिनके बारे में लोग शायद अभी जानते भी नहीं है। पांडवों की गुफा वहाँ पर, पांडवों की गुफा है। अटल जी भी गए थे वहाँ, राजीव गांधी भी गए थे। राजीव गांधी भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से वहाँ पहला पेड़ भी लगा है, वहाँ गए थे। स्काउट एंड गाइड का कैंप है, सेना का पूरा कैंट वहाँ पर बसा हुआ, कैंट के अंतर्गत पूरी पचमढ़ी है। यानी पचमढ़ी अपने आप में एक हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ और ये मैं महसूस करता हूँ कि भारत में अनेकों बहुत सुंदर शहर हैं, लेकिन मेरी पचमढ़ी सबसे सुंदर है और उसकी सुंदरता को हम दुनिया में प्रचलित करेंगे। लेकिन दर्शन जी, आपको नहीं लगता कि सुंदरता
सुंदर दिखना तो सब चाहते हैं, व्यक्ति भी चाहता है, आप शहर भी चाहता है, क्षेत्र भी चाहता है, लेकिन एक जो होशंगाबाद की जब मैं बात करूं तो वहाँ पर एक समस्या ये है मिड डे मील की। शिक्षा के पर भी मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन अभी भी ऐसे मामले सामने आते हैं जहां बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जाता। आप सोचिए कि वो बच्चे जिन अगर नींव ही ऐसी होगी, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए, इसको लेकर आपका विजन क्या है? आप कैसे इसमें और बदलाव करेंगे, कैसे ये सुनिश्चित करेंगे? और ये केवल होशंगाबाद की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ये जो आंकड़ा है जहां मिड डे मील में खामियां पाई जा रही हैं, बच्चों को प्रॉपर सप्लाई नहीं होता, ये बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं बेसिकली मैं शिक्षक भी रहा हूँ और मैंने वहीं पढ़ाया, हाई स्कूल में सरकारी शिक्षक भी था। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम, और हम अब तो सौभाग्य से शिक्षा मंत्री भी, जो पूर्व लोकसभा सदस्य थे मेरे पहले, वर्तमान में हमारे गाडरवारा के वो विधायक भी हैं, वो मंत्री भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन स्पष्ट है। और इस बार के मध्य प्रदेश के 10वीं 12वीं के जो परिणाम सामने आए हैं वो भी ऐतिहासिक हैं, सबसे अच्छे परिणाम आए हैं। और आगे हम देखते हैं तो जहां तक छोटे बच्चों की बात है तो मैं फिर माननीय मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। NEP 2020 में आई है, उसका पालन सभी राज्यों में ठीक हो रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन मैं शिक्षा समिति का सदस्य भी हूं देश की, तो मैं देख रहा हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में उसका बेहतर तरीके से, और हमारे जिले में भी नीचे तक, चाहे वो आंगनवाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे मिड डे जो हमारी अन्य माध्यमिक और नीचे तक की शिक्षा की बात हो, उन सब शिक्षा में बच्चे की गुणवत्ता पर बहुत विशेष जोर दिया जा रहा है, और जिसको लेकर अब हमको परिणाम दिखाई देने लगे हैं। और आपके माध्यम से कहीं से भी कोई भी खबर हमको यदि कहीं लगती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। मैं स्वयं दौरे करने वाला, हमारा हर जनप्रतिनिधि दौरे करने वाला है, हम निरीक्षण स्वयं जाके करते हैं, और कहीं भी हम शिक्षा के साथ, क्योंकि शिक्षा देश का भी मूल आधार है और किसी भी विकास के लिए शिक्षा पहली शर्त होती है, और इसलिए हम उस पर कोई कोताही नहीं बरतेंगे और हमारी शिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा होगी, ये हम दावा करते हैं। अच्छा, अभी आपने ये बताया कि एक शिक्षक के तौर पर भी आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो ये मेरा मतलब आउट ऑफ द कोर्स एक सवाल था आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा नीति बनी हुई है, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ क्योंकि इस पे बाबूलाल गौर से लेकर शिवराज सिंह चौहान, चाहे नरोत्तम मिश्रा भी रहे हों, उन्होंने भी कई बदलाव की इसमें बात कही थी अपने समय में, लेकिन क्या आपको आपके जहन में कोई अलग से विजन है ऐसा कि शिक्षा में कुछ बदलाव होने चाहिए? क्योंकि पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रमों में कई तरह के बदलाव हुए, कई चैप्टर्स बदले गए हैं वहां पे। शिक्षा के बदलाव में एक तो उत्साहवर्धी और ऐसी शिक्षा जो व्यवहारिक शिक्षा, मोदी जी जिस कल्पना को लेकर एक लंबी मीमांसा के बाद ये नई शिक्षा नीति बनी, और ऐसा पहली बार हुआ है कि उस व्यवहारिक शिक्षा नीति को नीचे तक ले जाए। पहले की पद्धति से जो अब सबसे बड़ा बदलाव हुआ है उसको किया है 5+3+3+4, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को आगामी समय के लिए एक मॉडल बनाया है। इसमें हमारे सरकारी तंत्र में एक और बात चल रही थी कि अंग्रेजी के कमी के कारण लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर ज्यादा जा रहे हैं। मैं जहां तक, चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं तो इस विषय को मैंने बहुत अंदर तक देखा है, और मैंने शिक्षक की भी दिक्कत देखी, मैंने पालक की भी दिक्कत देखी, मैंने बच्चों की दिक्कत भी देखी। शिक्षकों के लिए भी संघर्ष किया जो आज अच्छी अवस्था में आ गए। दिग्विजय सिंह के जमाने में जो बहुत गड़बड़ स्थिति में हुआ करती थी, आज बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, तो उनकी स्थिति भी मैंने जानी। और इसलिए एक सरकारी विद्यालयों में आज भी, मैं आपके यहाँ आने से पहले मेरे पास कई फोन ऐसे आ रहे हैं कि अब सरकारी विद्यालय में एडमिशन के लिए लोग लाइन लगाने लगे। ये यदि परिवर्तन नहीं होता तो वो संभव नहीं। तो ऑनलाइन शिक्षा आपकी प्लानिंग में है सरकारी स्कूल? बिल्कुल, ऑनलाइन शिक्षा भी है, अंग्रेजी को भी और अन्य विषयों को भी महत्ता देकर, जिससे लोगों के मन मस्तिष्क को सही दिशा में, और उसमें भी पाठ्यक्रम की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो उन मापदंडों को, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये सोच भी है, विजन भी है, और आगे उसके लिए लगातार प्रस्ताव चल रहे हैं। जो हमारे जैसे हम पचमढ़ी की बात कर रहे हैं, राजा भभूत सिंह की नगरी थी, कोई जानता नहीं था, तो अब उसको लिए शंकर शाह है और हमारा रघुनाथ शाह है, जो हमारे आदिवासी के न केवल राजा थे, दिशा देने वाले थे, जो हमारी रानी दुर्गावती, हमारी जो जिस रानी देवी अहिल्याबाई, जिसका हमने अभी 100वां वर्ष और बहुत उत्साह के साथ मनाया, इन ऐतिहासिक को
क्योंकि मोदी जी ने कहा हमको विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए, उसका पालन यदि कहीं होगा तो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, और वो हम अपन धरातल पर लाकर और एक आमूलचूल परिवर्तन न केवल सोच में, न केवल दिशा में, बल्कि विकसित भारत के मॉडल में और विकसित मध्य प्रदेश के मॉडल में सहायक होगा। दो छोटे छोटे सवाल हैं मेरे आपसे। और पहली बात तो ये, आपने अभी कहा कि आप नए सांसद हैं, आप एकदम ज़मीन से उठकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक तो बीजेपी का गढ़ रही है आपकी ये सीट, सारी विधानसभाओं में भी बीजेपी का हमेशा से दबदबा रहा है, तो लोकप्रियता तो समझ में आती है। सदन में आपको कई बार बोलने दिया गया, आपने अपने प्रश्न रखे। मोदी जी से कितनी बार मिल चुके हैं आप? मोदी जी से व्यक्तिगत, अब सदन में तो आते जाते दर्शन होते ही हैं, कि अमूमन जो आमने सामने मिलने का हुआ 5 बार तो प्रत्यक्ष तौर पे हो ही चुका है, और बाकी तो अनेकों बार सदन के दौरान तो अनेकों बार है, और अब उनका आशीर्वाद लगातार। अच्छा, जो शिवराज सिंह चौहान ने जहां तक राज्य को पहुंचा दिया है, मोहन यादव आपको लग रहा है और आगे पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, अभी विकसित मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह जी ने पहुंचाया है जी। अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम पूरी यही आशा करते हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो विजन आपने अपना बताया है अपने क्षेत्र के लिए, आप उसमें कामयाब हों, ताकि आगे 5 साल बाद जब आपसे रिपोर्ट कार्ड आपकी जनता आपको देगी, आपका रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।